सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। रैपिड रिवीजन की सीरीज चल रही है योद्धा। कल आई थी फर्स्ट वीडियो चैप्टर 1 पर और आज लेकर आए हैं सेकंड वीडियो। कई बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि सर जल्दी खत्म कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। भैया इंपॉर्टेंट तो है और जल्दी खत्म करना है भाई, मुझे खुद ही चिंता है। मैं ये सीरीज इस महीने से पहले ही सारा खत्म कर दूंगा। कुछ बच्चों को फरवरी की टेंशन हो रही है, बोर्ड एग्जाम तब है, बोर्ड एग्जाम टेंशन मत लो, सब चीजें टाइम से आ जाएंगी और रिक्वायरमेंट्स जो होंगी ढंग की वो मैं आपकी टाइम टू टाइम सारी की सारी पूरी करते चलूंगा। सॉरी स्लिप ऑफ टंग। तो आज सेकंड चैप्टर डिस्कस करते हैं और फिर से वही चीजें जो बता दूं कि भाई नोट्स भी अवेलेबल हैं टेलीग्राम के चैनल पर और बाकी सारी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो भी ऑलरेडी बनी हुई हैं। ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझना है, फर्स्ट टाइम लर्निंग करनी है तो वो वीडियोस पहले देखिए और रैपिडली चीज़ों को क्विक रिवाइज करना है तो उसके लिए ये सब वीडियोस देखनी है। अब इसमें यह है कि इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चों जो थोड़े हैं तो बड़े, लेकिन मैंने उनको वैसे भी बड़े फॉर्म में ही लिया है, मैंने उसमें काटा पीटी नहीं की है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से और इसी वजह से मुझे लगा कि उसे पूरा कवर करना जरूरी है। तो मैंने उसमें कटौती तो नहीं की, लेकिन मैं समझाऊंगा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, रिवीजन के पर्पज से। ठीक है, बहुत डिटेल के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो बढ़ते हैं आगे। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। इसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कह रहा है भैया कि चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है फिजिकली मेंटली, जो चीजें अपने पेरेंट्स से सीखता है उसे हम कहते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस, जो उसके पेरेंट्स द्वारा उसे मिली हैं, चाहे वो उसके अपीयरेंस हो चाहे बाकी चीजें हो। ठीक है, इसलिए देखो कल्चरल हेरिटेज में आपका कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस वो सब आ जाता है। मैटेरियल हेरिटेज में क्या लिखा है इन लोगों ने? हाउस, लैंड, एस्टेट्स, प्रॉपर्टीज। तो जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, फिजिकल चीजें हैं जो आपके पूर्वजों से आपको ट्रांसफर हो रही हैं, दैट इज मटेरियल हेरिटेज। हमारे यहाँ 64 टाइप के आर्ट्स, जो इंडिया का लिटरेचर है या हमारे जो ग्रंथ हैं कह सकते हैं, इन सब चीजों में मेंशन्ड है। तो ये सारी चीजें अंदाजा लगा पता चलती है कि लगभग 64 टाइप के आर्ट्स का नॉलेज इंडियंस को बहुत पुराने समय से है और ये हमारे समाज में बहुत लंबे समय से प्रेजेंट है। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ की कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की तरह मनाया जा रहा है, वर्ल्ड योगा डे। ठीक है, योगा गिफ्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसकी हाल में ही शुरुआत हुई है कि हर साल हम इसका सेलिब्रेशन करते हैं। आपके भी स्कूल्स वगैरह में होता होगा सेलिब्रेशन। अच्छा, क्ले वर्क पहला जो टॉपिक है, क्ले वर्क पूरा का पूरा पॉइंट उठाया है मैंने। ठीक है, याद रखने के लिए सिंपल तरीके से कुछ मेन पॉइंट्स उसके मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ हाईलाइट नहीं किया था ज्यादा, लेकिन ये देखो एक मेन लाइन है क्रेडल टू ग्रेव वाला, कि इंसान की जो लाइफ है वो क्रेडल से लेके ग्रेव तक क्ले के ही आसपास घूमती है। एक लाइन ये है। दूसरी लाइन ये कि टॉयज, पॉट्स, पिक्चर्स, अर्थन लैम्प, ऐसे बहुत सारे काम की चीजें, चाहे वो किचन में यूज होने वाली हो, खिलौने हो, ठीक है, सामान स्टोर करने वाली चीजें हो, जैसे ग्रेन स्टोर करने के लिए, मिल्क स्टोर करने के लिए, ये सारी चीजें क्ले से बनती थी। घर वगैरह की दीवारें, ठीक है, वो भी क्ले से बनती थी और अभी भी बनती हैं, लोग बनाते हैं भाई। और उसका जो प्लास्टरिंग करना होता है वो भी मिट्टी से। देखो ये दीवारें पूरी बनी है, उसको कई बार ना लिपाई करते हैं उसकी, तो वो काउडंग और मिट्टी मिक्स करके इस तरह से इसको प्लास्टरिंग की जाती है। इसके अलावा कई हमें ऐसे क्ले के रेड कलर के यूटेंसिल्स मिले हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो भी एक्सकावेशन वर्क्स हुए हैं जहां पर, उन जगहों से हमें ये सारी चीजें मिली हैं। पॉटर व्हील के बारे में लाइन लिखी है बुक में कि पॉटर व्हील जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, क्ले वर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं इसकी मदद से। फिर हमारे यहाँ गुजरात में गरबा होता है। गरबा में जो गर्भ दीप होता है वो एक मटके के अंदर ही दिया रखा जाता है, वो भी क्ले का ही बना होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पुराने समय से बेक्ड और अनबेक्ड दोनों तरह के क्ले के सामान बनते थे। जो अनबेक्ड क्ले का सामान होता है, अनबेक्ड क्ले से बनाने वाली चीजों को हम कहते हैं टेराकोटा। अच्छा, पुराने यूटेंसिल्स हमको मतलब क्ले के बने हुए यूटेंसिल्स कहाँ से मिले हैं? नागार्जुन कौंड साउथ में, और गुजरात में कहाँ पर? महसाना डिस्ट्रिक्ट में जो लागनाज का एरिया है वहां से हमको ये कुछ रिमेन्स मिले हैं। तो ये हमारे क्ले के पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा आर्ट वीविंग पे चले। आर्ट ऑफ वीविंग, वीविंग करना मतलब
थ्रेड्स को आपस में जोड़ जाड़ कर कपड़ा बनाना, ठीक है। पहला चीज इसमें दिया हुआ है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? जब हम वो कॉटन वगैरह है उसमें से धागा बनाते हैं, जो स्पिनिंग करके, ठीक है, वो गांधी जी का चरखा वर्खा चला के फिर एक वो ऐसा घुमाने वाला आता है, उससे धागा बनाया जाता है। कॉटन का एक रेशा खींच लेते हैं और फिर उसको खींच खींच के लपेटते जाते हैं और वो धागा बनता जाता है। तो ये जो आर्ट वर्क है दैट इज स्पिनिंग, ठीक है। अच्छा, फिर गांधी जी के बारे में लाइन लिखी है कि जब इंडिया का आंदोलन चल रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम पर गांधी जी ने हमको स्पिनिंग की इंपॉर्टेंस समझाई थी, खादी से बनने वाली चीजें पहननी है हमको, ये सब चीजें उस टाइम पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल बना था हमारे देश की आजादी की लड़ाई में। फिर हैंड वीविंग हमारे यहाँ पुराना ट्रेडिशन है, हाथ से वीविंग। देखो मशीन से भी वीविंग होती है और हाथ से भी वीविंग होती है। तो हाथ से वीविंग होने के बारे में अगर हम बोलें तो इंडिया के लोग बहुत ही स्किल्ड थे हैंड वीविंग में। बहुत वैरायटी की चीजें बनाई गई हैं, आज भी बनाई जाती हैं और जो कि दुनिया भर में फेमस है, ठीक है। इसमें एक चीज ये बताई गई है कि वो मसलिन के बारे में बताया गया कि जो सिल्क का क्लॉथ होता है इतना स्मूथ होता है कि एक पर्टिकुलर साइज का, जो साइज को हम टाका कहते हैं, उस साइज का सिल्क का क्लॉथ एक रिंग के अंदर से आर पार ऐसे खींच के आप निकाल सकते हो, फोल्ड करके मैच बॉक्स में, माचिस की डिब्बी में रख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हमारी जो बुक में दी है, मैंने उनको शॉर्ट में यहाँ पर मेंशन कर दिया है, याद करने में आसानी होगी आपको। याद करते टाइम देखो आपने पूरा अच्छे से याद कर लिया है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फिर क्या होता है, कई बार हम ना भूलते हैं, तो जब आप उसको रिकॉल करोगे ना, तो यहाँ जो कीवर्ड्स हैं या जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हुए हैं, आप इनको रिकॉल करके आंसर को फटाक से रिवाइज कर सकते हो। तो ये रिवीजन के लिए ना बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत कैलकुलेशन से मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसमें से कुछ काटने छाटने का प्लान मत कर लेना, ठीक है। ये एकदम सटीक चीज है, परफेक्ट है, ये चीजें करोगे बहुत अच्छे से सारे आंसर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर कारपेट वगैरह, गालीचा वगैरह हम लोगों ने बनाया है हैंड वीविंग करके, वो कारपेट को गालीचा कहते हैं। इसके अलावा पटोला, पाटन का, कांजीवरम साड़ीज, बनारसी साड़ीज, फिर राजस्थान की बांधनी, ये सब जो है ये पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है, ऐसा कहा गया है। फिर बात करें कि पाटन के ऊपर पूरा, वो पाटन में जो पटोला बनता है उसके ऊपर पूरा एक तरह का शॉर्ट नोट काउंट कर सकते हो आप इसको, तो उसके मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं। या आप कह सकते हैं गुजरात में वीविंग का जो आर्ट है वो किस तरह से डेवलप रहा। तो सोलंकी एरा का जब दौर चल रहा था, उस टाइम पर राजा थे उस दौर के सिद्धराज जयसिंह। इनके दौर में, इनके रूल में बहुत सारे वीवर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से आकर पाटन में सेटल हुए। उस दौर में उन्होंने इनको काफी प्रमोट किया था और वहां से पटोला ऑफ पाटन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया और आज भी फेमस है, ठीक है। बहुत ही यूनिक वैरायटी की वीविंग है इसकी, ठीक है। और इनकी जो स्किल है ये भाई दुनिया में और लोगों को नहीं आता, बहुत गिने चुने लोगों के पास ही ये स्किल है इस तरह का पटोला बनाने का। ये 850 साल पुराना आर्ट है, पटोला बनाने का आर्ट, 850 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये भी लिखा देखो, कुछ गिने चुने ही लोग इसका काम कर सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग आर्ट है। भाई हैंड से वीविंग कर रहे हो और ऐसे डिजाइनिंग कर रहे हो, मतलब मेहनत तो लगेगा और टाइम भी लगता है। सिल्कवेयर यानी कि उसको बेवाड़ इक्त कहते हैं, ठीक है। इसमें इक्त का मतलब होता है, देखो क्या, वीविंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, जो सिल्कवेयर यानी बेवाड़ इक्त जो पाटन में बनता है उसको कहा जाता है पटोला। इसकी खासियत कि इसको दोनों साइड से पहना जा सकता है, कैन बी वॉर्न ऑन ईदर साइड, मतलब इसमें सीधा साइड उल्टा साइड नहीं होता। बाकी जो साड़ी वगैरह होती है ना उसमें एक साइड सीधा होता है, एक साइड उल्टा साइड होता है, तो सीधे साइड से ही पहन सकते हैं। ये दोनों साइड से कैसे भी पहनो। ओरिजिनल कलर, इसका कलर जो है वो नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है और इतना जबरदस्त की फेड नहीं होता, जैसे का तैसा रहेगा। और इस वजह से इसके लिए कहावत कही जाती है, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं। मतलब कि एक बार इस पर डिजाइन बना दिया गया, वो डिजाइन हमेशा ही रहेगा, फेड नहीं होगा, भले कपड़ा फट जाएगा, डिजाइन को कुछ नहीं होगा, कलर वैसे का वैसा रहेगा। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताया गया कि भाई हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो के एक्सकावेशन साइट्स में, हड़प्पा के एक्सकावेशन साइट्स में कुछ मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों के साथ कुछ कपड़े मिले हैं, उन कपड़ों पर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क देखने को मिला है। तो बहुत पुराना एम्ब्रॉयडरी का आर्ट है इंडिया का, पहले से हम लोग ये सब चीजें जानते थे। कश्मीर का एक वर्क है आर्ट वर्क वीविंग, सॉरी एम्ब्रॉयडरी का, जिसको हम कहते हैं कसाब वर्क, ठीक है। जो कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी होती है उसका नाम है कसाब वर्क, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। जामनगर की बांधनी, जेतपुर, भूज, मांडवी, ये सारी जगह, इन सब जगहों की जो बांधनी है गुजरात में फेमस है। एक तो राजस्थान की बांधनी फेमस है, दूसरा गुजरात में इन एरियाज की बांधनी फेमस है।
फिर बांधनी में कैसे कैसे डिजाइन बने रहते हैं, उस पर एलिफेंट्स बने रहते हैं, पपेट बने रहते हैं, ठीक है, डाइस बने रहते हैं, इस तरह के पिक्चर बने रहते हैं, सब स्पेशल, मतलब ज्यादातर इसी तरह की इमेजेस उस पर बनी रहती हैं, इसलिए इनके बारे में यहां मेंशन कर दिया है। कॉटेज इंडस्ट्री बोल रहे हैं कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना, इसके ऊपर बेस्ड या वीविंग के ऊपर बेस्ड, कच्छ के अंदर औरतों ने इसके ऊपर पूरा कॉटेज इंडस्ट्री बना रखा है और काफी सक्सेसफुल हैं ये लोग इस मैटर में, काफी कुछ कमा रही हैं और कई लोगों को इसमें हेल्प भी कर रही हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री का एक आर्टवर्क, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है कच्छ एरिया में, जिसको वुमेन्स लीड कर रही हैं। एम्ब्रॉयडरी कहां कहां और होती है, तोरण के ऊपर, चकड़ा, पिलो कवर, बेड शीट्स, इन सब पे ठीक है होती रहती है। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया, कच्छ का जो बन्नी एरिया है वहां की एक जाट कम्युनिटी है, उस जाट कम्युनिटी की जो एम्ब्रॉयडरी का आर्ट है वो बहुत फेमस है। उनका एक अलग ही स्टाइल से वो लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में उसका मतलब कह सकते हो आपकी लोहा है भाई, इंपॉर्टेंस है, लोग मानते हैं कि हाँ भाई कुछ तो है। लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या पढ़ेंगे, लेदर से बनने वाले सामानों के बारे में बताएंगे भाई, जाहिर सी बात है। मशक बनता है, पानी लेके आने ले जाने वाला बैग है। कोस बनता है, ड्रम, ढोलक, तबला, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। बेलोस बनते हैं, ब्लैक स्मिथ लोग जो यूज करते हैं वो हवा मारने के लिए कोयले वगैरह पे, ठीक है। मोजड़ी राजस्थान की, फुटवेयर वगैरह कई तरह के होते हैं ना, तो मोजड़ी राजस्थान की फेमस है लेदर वर्क में। लेदर के बेल्ट्स बनते हैं, जानवरों को बांधने के लिए लेदर के सामान बनते हैं। शील्ड, वॉर के दौरान यूज होने वाले शील्ड वगैरह लेदर के बनते हैं। घोड़े, कैमल्स, ये जो है इनके लिए साज पालन, उनके ऊपर रख के बैठने के लिए नहीं होता है, उनको डेकोरेट करने के लिए, उनके मुंह पे लगाने के लिए बहुत सारे तरह की चीजें लेदर की बनती है। उनको विप जो है, चाबुक वगैरह भी लेदर का बनता है। डायमंड, वीट वर्क और इनामल वर्क में क्या बताया है। अब इंडिया में ये जो वर्क है इतना ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि इंडिया का कोस्ट लाइन 7517 किलोमीटर, इतना लंबा कोस्ट लाइन है, तो समंदर से काफी हद तक हम कनेक्टेड है। तो इन जगहों से ही जनरली हमें ये जेम स्टोन्स वगैरह मिलते हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ पहले से अवेलेबल है और हम इसके सामान बनाते रहे हैं और यूज करते रहे हैं, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं कि अच्छा 3 डायरेक्शन से है, ठीक है भाई, आपको सबको पता है। कोहिनूर और ग्रेट मुगल जो दुनिया के 2 फेमस डायमंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े डायमंड्स हैं, ये इंडिया से ही मिले, इंडिया में ही तराशे गए। आज पूरी दुनिया में फेमस है लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, चोर लोग लेके गए हैं, उनके पास रखा हुआ है, ठीक है। क्या है इसकी पूरी स्टोरी, मैंने डिटेल वाला जो वीडियो है 2nd चैप्टर का उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या बताया कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं, चाहे वो रॉयल पीपल हो, आम लोग हों, ये सब इस तरह की चीज़ों के बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब पसंद करते थे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, तो वो लोग ज्वेलरीज में, इन सब में इस तरह के स्टोन्स वगैरह लगा वगा कर और यूज़ करके पहनते थे। बीड वर्क क्या होता है, वो छोटे छोटे वो कोई भी पत्थर या वो सब में उसमें छेद बनाते हैं, उसको माला वगैरह में यूज़ करते हैं। देखो ये है बीड, ठीक है। तो बीड वर्क हमारा जो है वो बहुत फेमस है, गुजरात का बीड वर्क खास करके बहुत ज़्यादा फेमस है। बोल रहे हैं कि बीड वर्क से क्या क्या बनता है, तोरण बनता है, पॉट बनता है, बारी, जो ग्रिल के फ्रेम्स होते हैं, चकड़ा, ये सब चीज़ें उससे बनाई जाती है, डेकोरेटिव आइटम्स। फिर कोकोनट, डेकोरेटिव कोकोनट बनाए जाते हैं, लग्न नारियल कहते हैं जिसको, ठीक है। फिर इंडोनी वगैरह बनाते हैं, ये मटका रखने वाला, ये सब मोडिया वगैरह सब बनता है इससे। हाथ वाले पंखे, एनिमल के ऊपर रखने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, सारी चीज़ें हमारे बीड वर्क उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें बीड्स का इस्तेमाल करके उसको डेकोरेट किया जाता है इन चीज़ों को। फिर इनेमल वर्क क्या, इनेमल मतलब होता ही कलर है, ठीक है। तो जब हम ज्वेलरी के अंदर कलर भर देते हैं, आप देख रहे हो इस तरह से, है ना, ये गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी होती है, उसमें कलर वलर भरा रहता है, आपने भी देखा होगा अपने आसपास, ठीक है। तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है जहां ये इनेमल वर्क का एक्सपर्टीज है। अब जब ज्वेलरी के भी सबसे ज्यादा शौकीन हमारे यहाँ के लोग हैं। अभी एक सर्वे में भी कुछ बताते रहते हैं कि भाई जितना ना कई देशों के पास मिलाकर देशों की जीडीपी है ना, उतना सोना इंडिया की औरतों के पास रखा हुआ है, ठीक है। वो तो जो ऑफिशियल अवेलेबल डेटा है, कितना तो ऑफिशियल अवेलेबल है ही नहीं कि कितना सोना है। तो भाई हमारे यहाँ के लोग ज्वेलरी वगैरह के बड़े पुराने शौकीन रहे हैं और इस वजह से इस तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। तो एक्सपर्टीज है भाई इस तरह के इनले वर्क का। इनेमल वर्क मींस द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन द गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। तो इन ऑर्नामेंट्स में कलर भरना मैंने बता दिया, कई तरह के ऑर्नामेंट्स में इसका काम होता है। कहाँ का वह फेमस है, स्पेशली जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद, यहाँ का इनेमल वर्क ज्यादा फेमस है इंडिया में, और भी जगह पे होता है पर इन जगहों से ज्यादा फेमस है। जरी वर्क में क्या होता है, हम गोल्ड सिल्वर के धागे का इस्तेमाल करते हैं, एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल करते हैं, या जब कपड़े को वीव करते हैं तो उसके साथ यूज कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, जरी वर्क। अच्छा, सूरत का एक इंपॉर्टेंट मतलब प्लेस है, देखा जाए इंडिया में तो बहुत फेमस है सूरत जरी वर्क के लिए। अच्छा, इसके अलावा जरदोसी वर्क भी होता है इसी से मिलता जुलता।
सूरत के जो आर्टिशंस हैं वो साड़ी, पानेतर, घर चोला इस तरह की चीजें बनाते हैं। ये सारी चीजें गुजरात में अलग अलग है। पानेतर वाला साड़ी जो होता है शादी के टाइम पहनने वाला, उस तरह की चीजें बनाते हैं। इनले वर्क में क्या है? इनले वर्क में क्या होता है भैया, देखो चाहे ज्वेलरी की बात करें, चाहे वो दीवारों की बात करें, उस पर बने हुए डिजाइन हैं, इनके अंदर हम स्टोन्स लगाते हैं। कलरफुल स्टोन्स को जब हम उसमें एम्बेड करते हैं, इसको कहा जाता है इनले वर्क। जब ज्वेलरी में डिजाइन बने हुए उसमें कलर भर रहे हैं, कलर भरना है, दैट इज इनेमल वर्क। और जब कलरफुल स्टोन्स भरते हैं तो दैट इज इनले वर्क। तो ये सारी चीजें बताइए, कई तरह की चीजें हमारे यहाँ बनती हैं, नेकलेस, ब्रेसलेट वगैरह वगैरह। बीकानेर एरिया जो है हमारे यहाँ का राजस्थान का, वो इनले वर्क के मामले में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत पुराने समय से फेमस है। अकीक वर्क, अकीक के बारे में बोले तो एक स्पेशल टाइप का स्टोन है ये। तो अकीक स्टोन को जब हम यूज करते हैं किसी भी तरह की ज्वेलरी बनाने में या कोई डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए, तो उस वर्क को कहा जाता है अकीक वर्क। अच्छा, जनरली ये अकीक स्टोन जो है हमको नदियों के आसपास के एरियाज में मिलता है, वो भी हर जगह नहीं मिलेगा, कुछ गिने चुने जगहों पर मिलेगा। चैल्सेडोनिक नेचर का होता है, सिलिका ब्लू इसके अंदर प्रेजेंट होगा, या जनरली व्हाइट स्टोन होता है। इस तरह के मिक्स फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। चैल्सेडोनिक का मतलब कि थोड़ा सा ना वो सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक है, वो थोड़ा एक शाइनी वो होता है। देखो उसको इस तरह का जो अपीयरेंस होता है ना, इस तरह का अपीयरेंस है, इसको हम कहते हैं चैल्सेडोनिक है। अच्छा, इसके अलावा कार्नेलियन जो है वो इसमें सबसे मेन वैरायटी का, ऐसे बहुत सारी वैरायटी का आता है, कार्नेलियन सबसे ज्यादा फेमस है। ये भी सेमी ट्रांसपेरेंट, वही चैल्सेडोनिक नेचर का है, तो रेड कलर का होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत। ये देखो कार्नेलियन की मैंने फोटो डाली है, रेड कलर का होता है। हमारे यहाँ का जो रनपुर का एरिया है और सूरत का एरिया है, सूरत रनपुर का जो एरिया है, ये इसके लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर ये हमको स्टोन्स मिलते हैं, इन्हें भेज दिया जाता है खंभात में। खंभात में इनको अलग अलग शेप में मोल्ड किया जाता है और फिर अलग अलग ऑर्नामेंट्स में फिट किया जाता है, ठीक है। इसके बीड्स बनते हैं, गार्लैंड वगैरह भी बनता है, ठीक है। फिर पेंटिंग की बात करें तो बोलते हैं कि फोरमोस्ट वन, सबसे पुराने आर्ट में गिनती होती है पेंटिंग की। अच्छा, इसका मतलब होता है हम इसमें इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं लाइंस और कलर्स की मदद से। इसमें इनएनिमेट, एनिमेट कई तरह की चीजों को हम डिस्क्राइब करते हैं। इनएनिमेट मतलब जो नॉन लिविंग है, एनिमेट मतलब लिविंग है। इस तरह की चीजों को हम लाइंस और कलर्स की मदद से बनाते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। 5000 साल पुराने एविडेंसेस हमें मिले हैं, पेंटिंग करते थे हमारे यहाँ लोग। हड़प्पन कल्चर के थ्रू हमको ये पता चलता है। कई जगह पर, जैसे एक है हमारा भीमबेटका एमपी में, जहां पर केव्स हैं भीमबेटका की, वहां पर हमें पेंटिंग्स मिली है केव के अंदर, जो स्टोन एज को बिलोंग करती थी, जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था, ज्यादा सिविलाइज नहीं था, तब से यहाँ पेंटिंग करते थे लोग। कई तरह के डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन हैं, स्केचेस हैं, एलिफेंट बने हुए हैं, राइनोसेरस, डियर वगैरह बने हुए हैं। इसके अलावा अजंता एलोरा के भी केव्स में बहुत सारी शानदार पेंटिंग्स मिली हैं, जिसमें हमको स्वास्तिक, पिक्चर, गणेश जी की इमेज, ये सब देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ फेस्टिवल्स वगैरह पर भी देखो रंगोली बनाने का एक ट्रेडिशन है बहुत पुराने समय से। कई जगहों पर हम रंगोली वगैरह बनाते हैं अपने यहाँ कई त्योहारों पर, ठीक है। फाइन आर्ट्स की बात करें, फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया में क्या है? इंडियन म्यूजिक इज यूनिक बोल रहे हैं कि भाई सुर, ताल, इन सब के मामले में देखें तो इंडिया का म्यूजिक सबसे अलग है, एकदम ही अलग है, यूनिक है, ठीक है। हमारे यहाँ शाम वेद, जो 4 वेदों में से एक वेद है, ये म्यूजिक से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसमें कैसे चीजों को रीड करना, मतलब जो वर्सेस को कैसे गाना है, कैसे प्ले करना है, वो सब चीजें से मेंशन है, इसलिए म्यूजिक से जुड़ा हुआ माना जाता है। सामवेद की जो ऋचाएं, देखो मैंने तुमको बताया ना कैसे प्ले करना है, सिंगिंग करना है, सब इसमें इन्वॉल्व है। 7 स्वर है हमारे यहाँ, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक के, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक 7 मेन स्वर है, सारे गामा पाधा नी, ठीक है। वॉवेल्स कहा गया, स्वर मतलब वॉवेल्स। अच्छा, फिर हमारे यहाँ जो म्यूजिक है उसको 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक है क्लासिकल म्यूजिक, एक है फोक म्यूजिक, ठीक है। अब क्लासिकल म्यूजिक तो समझ गए, जो नॉर्मली चलता है। फोक म्यूजिक मतलब जो एरिया वाइज फेमस होता है, महाराष्ट्र का अपना अलग फोक म्यूजिक होगा, महाराष्ट्र में भी अलग अलग एरियाज का अलग होगा, गुजरात में अलग अलग एरियाज का अलग होगा, तो वो भी होता है, ठीक है। और ये क्लासिकल म्यूजिक जो ऑल ओवर सब जगह चलता है। अब बात करें तो हमारे यहाँ 5 मेन राग हैं। श्री राग क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से, श्री राग, दीपक राग, हिंडोल राग, मेघ राग, भैरवी राग, इनके बारे में मैंने वो वीडियो में डिटेल में बताया, सेकंड चैप्टर जो डिटेल वीडियो बनाई थी उसमें, ठीक है। अब बात करें, इट इज बिलीव दैट ऑल दीज रागास नेचुरली केम आउट फ्रॉम द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिव। भगवान शिव के पंचमुख से ये 5 राग निकले हैं, देखो इसलिए मैंने ये इमेज बनाई उनकी पंचमुख वाली, ठीक है, ऐसा माना जाता है। संगीत मकरंद, संगीत मकरंद, अब ये क्या है, हम यहाँ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ फेमस हमारी बुक्स हैं म्यूजिक के ऊपर बेस्ड, क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर, जो पुराने समय में लिखी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पहली बुक है हमारी संगीत मकरंद, जो कि नारद जी ने लिखी थी, ठीक है। वो वाले नारद जी नहीं, नारायण नारायण करते थे जो, नारद इनका नाम था, दूसरे थे। अच्छा,
ये कब की लिखी गई है? बोला जा रहा है 900 बीसी में ये इसको लिखा गया था। अच्छा, फिर इट डिस्क्राइब्स 19 वीनास एंड 101 रिदम, 101 टाइप के रिदम, 19 टाइप्स के वीनास के बारे में इसमें बताया गया है, और ये सब चीजें आज भी यूज होती है। तो संगीत मकरंद के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं है याद करने के लिए, छोटा सा है। संगीत रत्नाकर भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, आराम से याद कर सकते हैं। इसको लिखने वाले कौन थे? पंडित सारंग देव। ये कहां रहते थे? दौलताबाद में रहते थे, और इनको साउथ और नॉर्थ दोनों के म्यूजिक के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों से ये बिलोंग करते थे, दोनों का नॉलेज रखते थे। पंडित विष्णु नारायण भटकंडे जी कहते हैं कि संगीत रत्नाकर जो है वो म्यूजिक की मोस्ट ऑथेंटिक बुक है यानी सबसे ओरिजिनल बुक है, हर एस्पेक्ट को कवर करती हुई बुक है। इसकी तारीफ में कहा है, किन्होंने कहा है? विष्णु नारायण भटकंडे जी ने कहा है। अब इसमें दो नाम है, बच्चे इन्हीं को बोल देते कि इन्होंने लिखा है, नहीं, इन्होंने इसकी तारीफ की है, लिखा पंडित सारंग देव जी ने, तो ये कंफ्यूज मत होना। संगीत रत्नाकर के बारे में बोल रहे हैं कि म्यूजिक के हर एस्पेक्ट को समझता है, इसलिए इतनी तारीफ की गई है। दूसरी चीज संगीत परिजात, संगीत परिजात में क्या बोला है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है म्यूजिक पर, फोकट का पॉइंट बढ़ाया गया है, टेंशन नहीं, वो भी याद करना भाई, जितना बढ़ा के लिखोगे अच्छा है, मार्क्स मिलेंगे। पंडित अहोबाले जी ने लिखा है, इसको कब लिखा है? 1665 में, और ये बेस्ड है किस पर? नॉर्थ के हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान के म्यूजिक पर बेस्ड है, ये नॉर्थ इंडिया पर, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है कि फीचर ऑफ ऑल द रागा सेइंग दैट राग्स हैव देयर ओन। अब ये क्या कहते हैं जो हमारे राइटर है पंडित अहोबाले जी, ये कहते हैं कि हर राग का अपना अपना फीचर होता है, और आप हर राग को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सुन के आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। और 29 टाइप के जो रिदम्स हैं उसके बारे में, ट्यून्स हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। अच्छा, ये एयर कहां से आ गया भैया? प्रिंटिंग मिस्टेक है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जिनको तूतीए हिंद कहा जाता है, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा लिखा है हमारे बुक में इनके बारे में। अच्छा, भक्ति मूवमेंट जब शुरू हुआ इंडिया में 15th और 16th सेंचुरी में, उस दौरान चैतन्य महाप्रभु, कबीर दास, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, इन सब के लिखे हुए सॉन्ग्स, इनके लिखे हुए पोएट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा डेवलप हुई। इसमें भगवान के ऊपर, भगवान के प्रेयर्स को लेकर, देवी देवताओं के ऊपर ये सब भजन वगैरह सब बनाए गए। फिर स्वामी हरिदास जी थे, उनके दो डिसाइपल्स बैजू बावरा और तानसेन, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक में। ताना रीरी द डुएट गर्ल कहा जाता है, दो लड़कियां थी, इनका भी म्यूजिक बहुत ज्यादा फेमस है, कहा जाता है रेयर जेवल्स है, मतलब एक तरह से रत्न है उस समय के, ये कब के? 15th सेंचुरी के। इनकी भी स्टोरी मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, डांस, एक तो पढ़ लिया म्यूजिक, अब देखें डांस। डांस में क्या बोल रहे हैं? नृत्य। नृत्य किस वर्ड से बना हुआ है? नृत्य वर्ड से, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। फिर बोल रहे हैं कि ये जो है ना एक मीडियम है, ब्यूटी को रियलाइज करने का, एस्थेटिक जॉय को पाने का एक मीडियम। मतलब आप डांस करते हो तो आप डांस करने वाले की खूबसूरती साबित होती है, और दूसरा उसे जो होता है ना एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है, बहुत ज्यादा जॉयफुल फील करता है वो, ठीक है। अब इसमें हम ताल और लय के मतलब रिदम और उन सब के बेस पर हम डांस करते हैं, ठीक है। शिव जी को माना जाता है कि यही लॉर्ड ऑफ डांस है, इन्होंने ही डांस की शुरुआत की है, ओरिजिनेटर ऑफ डांस है, और इसी वजह से इनको नटराज भी कहा जाता है। आप देखोगे ये वाली जो फोटो है या स्टैचू है, लगभग हर डांस स्टूडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। कहा जाता है कि म्यूजिक को स्वर्ग से धरती पर लाने वाले ही भगवान शिव हैं, इन्होंने ही यहाँ पर अर्थ पर लोगों को ये चीजें सिखाई है। भरतनाट्यम, अब डांस स्टाइल, कई तरह के डांस स्टाइल हमारे क्लासिकल डांसेस हैं फेमस, उनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है भरतनाट्यम। कहा जाता है कि तंजोर, तमिलनाडु में जो तंजोर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, वहां से इसकी शुरुआत हुई। दो बहुत फेमस बुक्स हैं इसके ऊपर, जिसको इसकी ओरिजिनल सोर्सेस माने जाते हैं, मतलब भरतनाट्यम का ओरिजिनल सोर्स मतलब यहीं से शुरू हुआ ऐसा मानते हैं, तो वो है नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र। और कौन सा है? अभिनव दर्पण। किसने लिखा है इसे? भरत मुनि ने और नंदिकेश्वर ने। नाट्य शास्त्र लिखा है भरत मुनि ने, अभिनव दर्पण लिखा है किसने? नंदिकेश्वर जी ने। ये दो ओरिजिनल बुक्स हैं किसकी? भरतनाट्यम जी। इसके अलावा बता रहे हैं कि कुछ लोग जैसे कि कोपी कृष्ण जी, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, हेमा मालिनी, ये जो कुछ लोग हैं, ये लोग प्रिजर्वर्स हैं इस डांस स्टाइल के, मतलब इन्हें ये डांस स्टाइल आता है और इन्होंने इसे मतलब कह सकते हैं कि अब आता है तो अभी भी कैरी कर रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं।
तो बाकी तो क्या है, आजकल लोग भाई बदल गए हैं तो वो चीजें भूलते जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस आर्ट को प्रिजर्व करके रखा है, ऐसा कहा गया है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी 15th सेंचुरी में शुरू हुआ था ऐसा कहा जाता है, और इसमें वुमेन की ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। इस डांस के दौरान कई तरह के पोजेस और जेस्चर मेल फीमेल दोनों करते हैं। बेसिकली फेमस है कहां का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अच्छा, फिर गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये लोग इस डांस स्टाइल के प्रिजर्वर्स हैं। इस आर्ट को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। तो याद रखना 15th सेंचुरी वुमेन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, चाहे मेल फीमेल सब करते हैं, आंध्र प्रदेश का है और ये लोग इसके फेमस डांसर्स हैं। कथकली की बात करें तो कथकली केरला का फेमस डांस स्टाइल है। इस डांस में जनरली कहा जाता है कि ड्रामास को कैरी किया जाता है, डांस करते करते ड्रामा डिपिक्ट किया जाता है। ड्रामास जनरली बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, रामायण और महाभारत के ऊपर, साथ ही साथ संस्कृत और मलयालम के मिक्स कुछ ड्रामास को मिक्स करके भी प्रेजेंट किया जाता है इस डांस स्टाइल में। डांस के थ्रू ड्रामा एक्सप्रेस किया जाता है। कैरेक्टर्स जो होते हैं इस डांस को करने वाले, देख रहे हो आप पूरा ड्रेस देख रहे हो इनका, जनरली हर डांस में यही बताएंगे कहाँ का है, कब शुरू हुआ, ठीक है, और उसमें कपड़े कौन से पहनते हैं, यही कुछ कुछ मेन पॉइंट्स उसमें बताए जाते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि प्लेटेड अटायर्स पहनते हैं इन लोग, ऐसे प्लेट्स बने रहते हैं इसमें, खाने वाले नहीं भाई, वो जो ऐसे बनते हैं ना उसको प्लेट्स कहते हैं, पता ही होगा आपको। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। अभी ये जो डांस कर रहे होते हैं तो ये अलग अलग, एक ही आदमी है तो वो कुछ कभी कुछ किसी का रोल प्ले कर रहा है, कभी किसी का रोल प्ले कर रहा है, तो वो चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये किसका रोल फिलहाल प्ले कर रहे हैं। और जो क्राउन ये लोग लगाते हैं सर पर, ये क्राउन बड़ा ही आर्टिस्टिक होता है बताया गया है। अच्छा, त्रिलोक के कैरेक्टर्स बताया ना कि वो फेशियल एक्सप्रेशन और अपने पोज के थ्रू पोज देते हैं और फेस के एक्सप्रेशन देते हैं, उससे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, त्रिलोक के कौन से कैरेक्टर का प्ले कर रहे हैं। फिर बताया गया इसका एक सिग्नेचर स्टाइल है भैया कि जब डांसर स्टेज पर एंटर करता है तो हाथ में मिट्टी का दिया लेकर आता है, ठीक है, ये स्टाइल है इनका। वल्लथोड़ जी जो थे इन्होंने इस डांस स्टाइल को प्रिजर्व करने में बहुत कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। इन्होंने कला मंडल कथकली बनाया, ठीक है। इसके अलावा कृष्ण प्रसाद जी, शिवरमन जी, ये लोग ने काफी फेम कमाया है इस डांस स्टाइल में। कथक डांस की बात करें तो कथक जो है इसके लिए एक लाइन कही जाती है, कथन करे सो कथक कहावे, मतलब ये स्टोरी नरेट करता है। इस डांस में भी स्टोरी डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कथकली में है कि उसमें भी ड्रामा डिस्क्राइब किया जाता है डांस के थ्रू, यहां भी स्टोरी नरेट की जाती है। बेसिकली कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, इसमें कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई लीलाएं, बाल लीलाएं, रास लीलाएं, उसको इसमें डिस्क्राइब किया जाता है डांस के थ्रू। कहा जाता है श्रृंगार भक्ति का जो है उस दौर में, जो वैष्णव कम्युनिटी का श्रृंगार भक्ति जब डेवलप हुआ उस दौर में ये डांस स्टाइल बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, बहुत ज्यादा चारों तरफ फैला। अच्छा, इसमें ये भी बता रहे हैं कि एक पैर पर घूमते हैं, इसका सिग्नेचर स्टाइल, एक पैर पर घूम जाते हैं डांस करते करते टाइम, भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, वुमेन जो है वो इसमें क्या पहनती है, ट्राउजर्स, ठीक है, पतले वो ट्राउजर्स होते हैं, फ्रिल्ड फ्रॉक, फ्रॉक ऐसा पूरा घेरावदार वाला होता है, ये इनका ड्रेस होता है। कौन कौन है डांस स्टाइल के प्रिजर्वर्स, पंडित श्री बिरजू महाराज जी, सितारा देवी, कुमुदिनी लाखिया, ये लोगों ने इस डांस को आज भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब इसमें से कौन कौन जिंदा है कौन नहीं है इसके बारे में पता करना पड़ेगा, वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछने वाले, आपको टेंशन मत लो। मणिपुरी डांस, तो मणिपुरी डांस नाम से चल जाता है मणिपुरी। अब ये लोग थोड़ा बहुत ना गुजरात से जुड़े हुए कह सकते हो आप, जैसे गुजरात में हर छोटे मोटे ओकेजन हो, बड़े ओकेजन हो, किसी भी ओकेजन पर गरबा करना होता है, तो मणिपुरी लोग जो है ना वो लोग मणिपुरी डांस करते हैं हर ओकेजन पर, ठीक है, कोई भी शुभ प्रसंग होगा उसमें वो डांस कर लेंगे। बेसिकली ये भी कृष्ण भगवान के रास लीला और बाल लीला पर ही बेस्ड है, जैसे कि कथक था। इसमें दो टाइप्स होते हैं, इसके दो स्टाइल के डांस हैं, ये मणिपुरी में भी दो कैटेगरीज हैं, एक है लास्य, एक है तांडव। इन लोग ग्रीन कलर के पेटीकोट्स पहनते हैं जो बड़ा ही डिजाइन वाला होता है, बड़ा आर्टिस्टिक होता है, इसका नाम है क्या, कुमिन, और सिल्क के ब्लाउज वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो ये इनका ड्रेस। फिर इसके अलावा एक पट्टा, एक वेस्ट पर, कमर पर एक बेल्ट लगाते हैं उन लोग, वो भी बड़ा डेकोरेटिव होता है, देखो ये इस तरह का ये लगाया हुआ है, तो ये इनका ड्रेस। दूसरा कौन कौन है डांस के प्रिजर्वर्स, गुरु अमोबी सिंह, अतंबो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता, इन लोगों ने पूरी दुनिया भर में फेम कमाया है इस डांस स्टाइल को लेकर। ड्रामेटिक आर्ट ड्रामेटिक आर्ट में क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का, इंडिया का जो ड्रामेटिक आर्ट है
वो बेसिकली इस पर बेस्ड है, संस्कार और एंटरटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ लोगों को संस्कार दिया जाए, अच्छी सीख दी जाए, खाली एंटरटेनमेंट नहीं। ठीक है, तो ये हमारा मेन फीचर है इंडियन ड्रामेटिक आर्ट का। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की जो लिखी हुई बुक है वो मतलब एक ड्रामेटिक आर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। और इसके बारे में क्या कहते हैं भरत मुनि जी, यहां कहते हैं, ये तो अभी बाद में देखते हैं। अच्छा, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल होता है, परफॉर्मेंस होता है, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए ये होता है ड्रामा, छोटे लोग बड़े लोग सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो लगभग हर आर्ट कवर होता है। इसमें भाई डेकोरेशन करना है, म्यूजिक प्ले करना है, डायलॉग डिलीवरी तो लिखना पड़ेगा, स्टोरी लिखनी पड़ेगी, एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो हर चीज इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इसके बारे में भरत मुनि जी कहते हैं कि कोई ऐसा बुक नहीं है, कोई ऐसा स्कल्पचर नहीं है, कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो ड्रामेटिक आर्ट में प्रेजेंट ना हो। मतलब अगर आप ड्रामेटिक आर्ट जानते हो तो आपको हर चीज का नॉलेज होता है। ठीक है, यानी ड्रामेटिक आर्ट सीखना एक बहुत नॉलेज गेन करने वाला काम है। फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि, भरत मुनि जी का जो सबसे पहला ड्रामा था, नाम था उसका देवासुर संग्राम। इसके अलावा और भी लोगों ने संस्कृत में बहुत फेमस ड्रामास लिखे, जिनमें से एक नाम है भास, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, पोएट ऑफ द पोएट्स कहा जाता है। भास के बारे में याद रखना, इन्होंने हमें कुछ फेमस ड्रामास दिए हैं। कौन से ड्रामास हैं इनके? कर्णभार, उरुभंग, दूत वाक्यम, ये सारे ही ड्रामास महाभारत पर बेस्ड हैं, महाभारत की स्टोरी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कालिदास जी के बारे में बता रहे हैं, इनके लिखे हुए फेमस ड्रामास हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, तो ये इनके फेमस ड्रामास। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हुए, नाम था इनका जय शंकर सुंदरी। ठीक है, अब इनका बहुत बड़ा नाम है इस फील्ड में, इसीलिए देखो मैंने जो पिछली वीडियो थी, जो डिटेल्ड वीडियो चैप्टर की, उसमें इनका थंबनेल पर मैंने इनकी पिक्चर डाली थी। अच्छा, अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठक्कर, ये कुछ लोग और जिन्होंने गुजराती ड्रामा में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, लिखते हैं इन लोग बहुत कुछ, बहुत शानदार स्टोरीज वगैरह इन्होंने लिखी है। भवई, भवई के बारे में कहा जाता है कि इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है। 700 ईयर्स एगो, 700 साल पहले शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? असेठ ठक्कर जी ने। अच्छा, इसकी भी स्टोरी बताई थी मैंने। अब इसमें क्या है कि ये जो है ना एजुकेशन देने का काम करता है, ये जो ड्रामा स्टाइल है। ठीक है, बेसिकली सोलंकी एरा के दौरान ये ज्यादा प्रमोट हुआ, सोलंकी दौर में, जो सोलंकी राजाओं का दौर था उस टाइम पर। फिर इसमें म्यूजिक, देखो लाइट ह्यूमर होता है, हल्का मजाक भी होता है, इसके अंदर मजाक किया जाता है टाइम टू टाइम, मतलब कॉमेडी वाला टाइप का। कर्टन के बिना, इसमें पर्दे नहीं होते। अदर ड्रामास में पर्दा लगता है, फिर हटता है, नया कैरेक्टर प्ले करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सीन होता है, फिर दूसरा सीन आएगा तो फिर से पर्दा हटेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार बिना पर्दे के पूरा मतलब ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। इसमें ट्रम्पेट प्ले किया जाता है, इसका एक मेन स्टाइल है कि भाई इसमें वो पाइप्स होते हैं, तो वो मृदंग वगैरह या इस टाइप की चीजें, सहनाई वगैरह सब बजाई जाती हैं। इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, रामदेव, झंडा झूलन, कजोड़ा, ये कुछ फेमस कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो थीम है वो बेसिकली होती है किसके ऊपर? सोशल वाइसेस के ऊपर, मतलब सामाजिक कुरीतियां, समाज में जो बुरी चीजें हैं उसको टारगेट करते ये लोग ड्रामा बनाते हैं। इसके अलावा कुछ फेमस कैरेक्टर्स हैं, रंगला रंगली, ये तो कुछ कैरेक्टर देख लिया। रंगला रंगली जो कैरेक्टर है ये बेसिकली किस पर बेस्ड होता है? गर्ल एजुकेशन और सेफ गर्ल चाइल्ड, मतलब जिसमें ये कैरेक्टर होंगे वो ड्रामा बेसिकली गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के ऊपर और गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने को लेकर बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, दोनों ये देखो, ये भी कैरेक्टर्स हैं, ये भी कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंस इनके हिसाब से याद रख लेना। ठीक है, अच्छा, इसमें माता जी को प्रसन्न करने के लिए मतलब गीत भी गाए जाते हैं, भजन वगैरह भी गाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। फोक डांसेस ऑफ गुजरात, इसमें कुछ ट्राइबल डांसेस के बारे में हम जानेंगे। जनरली ट्राइबल डांसेस जो है वो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, फेस्टिवल्स के दौरान, शादियों के दौरान, मेलों के दौरान। ठीक है, फिर क्या है? मोस्ट ऑफ डांस सर्कल में ही किए जाते हैं, ज्यादातर डांस स्टाइल में लोग सर्कल बना के उसमें डांस करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ड्रम या पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मंजीरा, थाली, ढोलक, ये सब बजाकर और रीजनल लैंग्वेज में जो वहां की भाषा है उसमें गाना वगैरह गाते हैं और डांस करते हैं। इसमें एक डांस स्टाइल बताया गया है चाड़ो। चाड़ो डांस स्टाइल में क्या है? लोग बर्ड्स का मतलब बर्ड्स बनने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ और क्रिएचर्स जैसे कि पीकॉक हो गया, स्क्विरल हो गया, स्पैरो हो गया, ऐसा बन के डांस करते हैं, इसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करते हैं। इसके अलावा एक डांस स्टाइल है मालिनो चालो, ठाकरियो चालो, जो कि डांग का बहुत फेमस है। ये दो डांग के फेमस डांसेस।
इसके अलावा टिप्पानी डांस जो है, इसमें ये टिप्पानी डांस जो है वो भील जो लोग हैं, ठीक है, भील और कोली कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये लोग इस डांस को करते हैं। इस तरह का डंडा लेते हैं, एक बड़े डंडे में छोटा डंडा बंधा होता है, और उसको जमीन पे टच करके और फिर वो घूम के डांस करते हैं। अच्छा, फिर गरबा, गरबा के बारे में क्या ही बताया जाए, सबको पता ही है। इसमें एक गर्भदीप का इस्तेमाल होता है इस तरह का, उसमें होल होता है मटके में, अंदर दिया होता है जलाया हुआ, ठीक है, उसको गोभारो भी कहते हैं, है ना। अच्छा, गोभारो कहते हैं शायद, अच्छा देख लेते हैं। फिर और क्या बता रहे हैं इसमें, अच्छा इसके अगल बगल लोग डांस करते हैं, कई बार लोग इसको सर पे भी रख के डांस करते हैं। नवरात्रि फेस्टिवल जब आता है तब गरबा का डांस होता है, भाई ये तो सबको पता है, ठीक है। नौवीं तक चलता है, आसो सुद एकम से लेके आसो सुद नौवीं तक, कभी कभी 10वीं तक भी चलता है कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर शरद पूर्णिमा के दिन भी गरबा होता है, हमको पता है, ठीक है। बेसिकली आद्या शक्ति जो कि माता जगदम्बा है, उनकी पूजा के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए गरबा किया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें बीच में एक मांडवी होता है, मंडप टाइप का छोटा सा, उसके अगल बगल लोग गोल गोल घूम के गरबा करते हैं, तालियां बजाकर और ड्रम्स वगैरह बजाकर डांस करते हैं। इसमें जो गुजराती पोएट्री यानी जो गाना गाया जाता है, उस गाने को गरबा या गरबी कहा जाता है। और बेसिकली ये जो गरबा गरबी है, ये कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं, इसमें कृष्ण भगवान के ऊपर भी गीत गाए जाते हैं, माता जी के ऊपर भी होते हैं, कृष्ण भगवान के भी होते हैं। पोएट दयाराम जी ने गुजराती में बहुत सारी ऐसी गरबा और गरबी लिखी हैं, बेसिकली भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई। फिर रास के बारे में बता रहे हैं, रास जो है ये भी सर्कल में किया जाता है गाने के साथ। अच्छा, ये बेस्ड होता है रास लीला पर, भगवान कृष्ण पर बेस्ड होता है। इसके बारे में एक चीज कही गई है कि एक बार भगवान कृष्ण ने नरसिंह मेहता जी, जो उनके बहुत परम भक्त थे, बहुत बड़े पोएट भी थे, उनको रासलीला करके दिखाई थी, ठीक है। तो गुजरात में इसका बहुत महत्व है। नवरात्रि और जन्माष्टमी दोनों ही फेस्टिवल्स के दौरान ये रास किया जाता है। रास कई तरह के हैं, उसमें से एक रास है हमारा डांडिया रास, जिसमें डांडिया लेके डांस किया जाता है। कई जगहों पर लोग सर पर मटका रख के भी डांस करते हैं। बोल रहे हैं वैष्णव सेक्ट का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है इस रास में, ठीक है। वैष्णव सेक्ट भगवान विष्णु से जुड़े हुए भाई, तो जाहिर सी बात उनका इंफ्लुएंस ज्यादा होगा। फिर इसमें वुमेन जो है एम्ब्रॉयडर्ड चनिया चोली पहनती हैं, मेन जो है केडिया, एम्ब्रॉयडर्ड केडिया और धोती वगैरह पहनते हैं। देखो मैंने इमेज डाली हुई है। फिर बात करें कुछ और डांसेस की, तो गोफ गुंथन डांस, इसमें क्या है भैया, या तो एक मंडप होगा या तो खंबा होगा, उसमें एक रस्सी बंदी होगी, एक तरफ रस्सी पकड़ेंगे, एक हाथ में डांडिया लेंगे और घूम घूम के डांस करेंगे। एक बार वो गोल गोल घूमते हैं तो वो पूरा लपटाता है रस्सी, दूसरी बार गोल गोल घूम के उसको खोलते हैं, तो एक बार लपेटेंगे एक बार खोलेंगे, इस तरह से घूम घूम के इसमें डांस किया जाता है। वही सारी चीजें लिखी हैं, देख लो भैया, पढ़ लियो। फिर क्या बताया गया है, धमाल डांस ऑफ सिद्दीज, सिद्दी कम्युनिटी जो है कहा जाता है आज की डेट में, अगर देखें तो जम्बूर विलेज जो पड़ता है हमारा गिर के एरिया में, वहां ये लोग बसे हुए हैं। माना जाता है कि ये अफ्रीका से आकर यहां सेटल हुए हैं, बेसिकली अफ्रीका से आए हुए हैं, देख के पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बारे में ये कहा जा रहा है, ये लोग जो डांस करते हैं उसको धमाल डांस कहा जाता है, ठीक है। ये लोग डांस में करते क्या है, एक मशीरा होता है। मशीरा क्या है, कोकोनट का शेल, मतलब नारियल का जो खोखा होता है, उसके अंदर मिट्टी का दिया डाल देते हैं, कपड़े से कवर कर देते हैं, देखो इस तरह से कवर किया हुआ है, और उसको वो लोग बजाते हैं, ठीक है, रिदम में बजाते हैं। साथ ही साथ पीकॉक के फेदर्स पहनते हैं, देखो वियरिंग पीकॉक फेदर्स एंड होल्डिंग स्मॉल ड्रम्स इन हैंड्स। कुछ लोग हाथ में ये मशीरा लेके नाचते हैं, कुछ लोग हाथ में ड्रम लेके नाचते हैं, और मोर का पंख लगा के गोल गोल घूम के डांस करते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में एक खासियत है, हो का साउंड क्रिएट करते हुए डांस करते हैं, पूरे जंगल को गूंजा देते हैं इस आवाज से ये लोग। इसके अलावा एनिमल्स और बर्ड्स की भी आवाज ये लोग निकालते हैं डांस करते टाइम। तो ये हो गया हमारा धमाल डांस। फिर बात करें मेरायो डांस, पढ़ार डांस और कोडियो मेर डांसेस, ये देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बनासकांठा के रीजन में हमको देखने को मिलता है कौन सा डांस, मेरायो डांस, ठीक है। तोरण इज वोवन विथ द टॉल ग्रास ऑफ रीड एंड झुंझड़ी, ऐसे देख रहे हो इसके ऊपर ना, ये पूरा तोरण बनाया गया है, इसमें टॉल ग्रास होती है, झुंझड़ी होती है, उससे ये पूरा तोरण बनाया जाता है, पूरा डेकोरेट किया जाता है। इसके अलावा क्या बता रहे हैं इसमें, ड्रम बीट्स, ढोल वगैरह बजाए जाते हैं, और तलवारबाजी वगैरह करके इस डांस को किया जाता है। इसको हम कहते हैं मेरायो डांस। बेसिकली फेमस है कहाँ का, बनासकांठा रीजन का। इसके अलावा सुरेंद्र नगर के इलाके में डांस करते हैं, पढ़ार कम्युनिटी का डांस है, इसका नाम है पढ़ार डांस, ठीक है। इसमें भी डांडिया और मंजीरा का इस्तेमाल किया जाता है डांस के दौरान। और ये लोग की स्पेशलिटी क्या है इस डांस की, देखो हर डांस की अपनी अपनी स्पेशलिटी है।
इस डांस की स्पेशलिटी, लोग समंदर की वेव पर शिप तैर रहा है, इस तरह का पूरा ना डांस करते करते उस चीज को इमिटेट करने की, उसको डिस्क्राइब करने की, दिखाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। अच्छा, तो ये देखो इसमें जो पठार डांस है इसमें सी वेव्स वाला है, इसमें ये झिंझुड़ी वाला है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इस वाले में ये इनका मशीरा है और मोरपंख वगैरह है और हो की आवाजें हैं। गरबा के बारे में, गुंथन में ये रस्सी घुमाना है, बांधना है, गुंथन का मतलब ही वही होता है। और ये अपना नवरात्रि, रास और गरबा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इस तरह से चीजों को याद रखना है आपको। इसके अलावा कोलीज लोगों का डांस है सौराष्ट्र के। ये लोग किस तरह का डांस करते हैं, इन लोग हाथ में मद्रासियों लेकर डांस करते हैं। मद्रासियों क्या है, एक कलरफुल क्लोथ है, ठीक है, जो कि सर पे बांधने के लिए होता है, लेकिन वो कई बार उसको हाथ में लेकर डांस करते हैं और बड़ा ही डेकोरेटेड होता है। इसके अलावा ये लोग सर पर पगड़ी भी बांधते हैं और वो पगड़ी भी बड़ी डेकोरेटेड होती है। डेकोरेटेड इसमें क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, मिरर वगैरह चिपकाए रहते हैं उसके अंदर। जनरली ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट पहनते हैं, एक बेल्ट पहनेंगे उसमें भी एम्ब्रॉयडरी होती है, वो भी ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये सारी, ये इसके स्पेशलिटी, इसके स्पेशल फीचर्स हैं। इसके अलावा अच्छा, इसको क्या कहा जाता है, जो बेल्ट बांधते हैं ना, इसको भेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक है मेर डांस सौराष्ट्र का, जो कि फेमस है। और भरवाड़ ट्राइब जो है हमारे यहाँ के, उनके और भी बहुत सारे डांसेस हमारे यहाँ फेमस है। तो ये हो गए हमारे सारे डांसेस। तो मेरे हिसाब से ये हो गया यहाँ पर चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत जल्दी, और ये भी फटाफट सबको शेयर कर दो, और अपने तो जो बोल रहे हैं भाई करते रहना, सजेशन जो है आपके देते रहो, उसके हिसाब से आगे वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।